बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का ही है। हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं और हमने हाइब्रिडाइजेशन में sp3 को पढ़ चुके हैं और आज हम sp2 को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम sp को पढ़ेंगे जिसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा। तो आपके पास sp3 जो है आप पढ़ चुके, आज आपके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके पास जो sp2 है उसमें एक s और दो p मिलेंगे जिनकी शेप और एनर्जी दोनों क्या है, मुख्तलिफ है, मगर जब वो ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप की सूरत में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में उनकी आपके पास हाइब्रिड जब होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब बनती है उस वक्त उनकी जो आपके पास शेप है और एनर्जी है वो सेम होती है और उतने ही नए ऑर्बिटल मिलके बनते हैं। तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है आज हम उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन में क्या कहता है, मिक्सिंग ऑफ 1s, एक s और दो p, ठीक है, एक s और दो p ऑर्बिटल, यानी आपके पास 1s एक ये होगा और 2p जो है उससे मुराद है px और py, इन दोनों का मिक्स होना, 2s का और 2s से मुराद आपके पास ये वाला 2s, ठीक है, मगर तादाद s की एक ही है यहाँ पे। तो कहता है एक s का और दो p आपस में मिले ऑर्बिटल, और जब मिले तो उस वक्त उनकी शेप और एनर्जी दोनों क्या है, मुख्तलिफ है, मगर जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, टू गिव, आपके पास अगर आप गिने तो एक s है और दो p है, तादाद दोनों की क्या हो गई, तीन ऐसे ऑर्बिटल मिले जिनकी शेप और एनर्जी मुख्तलिफ है। तो एसओ को आप अभी जो है जब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जब नए बॉन्ड बनेंगे, नए ऑर्बिटल बनेंगे, उसे आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। अब कहता है गिव क्या करता है, 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन आपके पास एक जैसे, एक ही एनर्जी, एक ही शेप के तीन नए ऑर्बिटल बनते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दोगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने हमेशा इस बात से डेफिनेशन को समझ लेना है। ट्रिक बताता हूं एक इसकी डेफिनेशन को याद करने की। देखिए आपके पास s कितने हैं, एक, और यहाँ पे p क्या है, p स्क्वायर है sp2, तो इससे मुराद है कि आपके पास p कितने हैं, दो हैं, टोटल कितने हुए, 3। अब देखिए एक s है और p कितने हैं, दो। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक s है तो यहाँ भी एक s है, यहाँ p 2 है तो यहाँ पे p2 है। अब देखिए अगर आपके पास sp3 है तो उसमें आपने पढ़ा कि एक s और 3p, और अगर sp पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे, एक s और एक ही p। अब इनके आपको जो sp है, sp2 है, sp3 है, इनका जो नाम है इसी से आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने आपके पास s और p हाइब्रिडाइजेशन का जो नाम लिखा है उसमें जितने हैं उस लिहाज से आपके पास उतने ही वो मिक्स होंगे। अब उसके बाद कहता है ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यहाँ पे बने, sp3 इक्विवेलेंट जो है 3, कहता ऑर्बिटल्स फॉर्म अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तीन कोनों वाली स्ट्रक्चर, और तीनों की तीनों आपके पास क्या है, प्लेनर है, उसमें किसी किस्म का z एक्सिस नहीं है। अगर z एक्सिस होता तो उसे आप प्लेनर नहीं बोल सकते थे। अब देखिए आपके पास y है तो वो भी एक्सिस के ऊपर है, अगर आपके पास x है तो वो भी एक्सिस के ऊपर है, और अगर आपके पास ओरिजिन है तो वो भी आपके पास क्या है, तो उस पे जो एक्सिस है उसके ऊपर आपके पास मौजूद है। अगर z एक्सिस होता तो वो स्पेस में होता, फिर ये प्लेनर ना होती।
या आपके पास एंगल फ्रंट जो ऑर्बिटल है फ्रंट पे होता या बैक पे होता, फिर भी आपके पास स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो है वो प्लेनर ना होती। हालांकि अब जो आपके पास है तीनों के तीनों ऑर्बिटल आपके पास एक्सिस के ऊपर है। अब एक्सिस के ऊपर होने की वजह से आप इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हो, ट्राइगोनल, तीन कोनों वाली ज्योमेट्री, मगर कौन सी है, प्लेनर। तो यहाँ पे आपको अगर वजह पूछ ली जाए तो इसे प्लेनर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई भी P जो है PZ नहीं है, बल्कि PX है और PY है। उसके बाद कहते हैं इनका जो म्यूचुअल एंगल होता है वो 120 डिग्री बनता है यहाँ पे, यानी यहां से यहां तक जो आपके पास एंगल बनता है वो आपके पास है 120 डिग्री। तो ये आपके पास म्यूचुअल एंगल या यहां से इधर को बना ले या यहां से इधर को बना ले, जिस तरफ से भी आप देखोगे हर तरफ से ये क्या है, इक्वल है, और हर तरफ इक्वल होने की वजह से इनका म्यूचुअल एंगल जो है 120 डिग्री है। ये आपने ये याद रखना है। एक आपने एमसीक्यू के लिए इस बात को याद रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और एक एमसीक्यू के लिए आपने इसका एंगल भी याद रखना है। कहता है ऐसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप एक और नाम देते हो और वो नाम है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। उसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, उसका यहाँ पे नाम आ गया। अब आपके पास s है तो s की शेप आपके पास ये वाली आपको पता है, आपने लास्ट ईयर पार्ट 1 में भी पढ़ा। उसके बाद PY की शेप हमने लास्ट भी जो इसके प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस किया। PX है उसकी शेप x एक्सिस के ऊपर। जब ये तीनों मिले तो आपके पास एक नई शेप बनी जिसमें एक आपके पास इस तरह, दूसरा आपके पास ये लूप और तीसरा आपके पास ये लूप। इस तरह आपके पास ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी, ट्राइमीन 3, गोनल मीन कॉर्नर, ठीक है, 3 कोनों वाली, 3 ऑर्बिटल वाली प्लेनर स्ट्रक्चर, कोई z एक्सिस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल दे आर प्लेनर। अब इसमें एग्जांपल आपके पास H2C डबल बॉन्ड CH2, या आप इसे क्या लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दोनों आपके पास स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं है, दो राय बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज याद रखें, हम H2 को इस तरफ क्यों लिखते हैं, ताकि हम कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या कर सकें, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख भी लोगे तो उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, आपको पता ये होना चाहिए कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। डबल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में है, ना कि H और C के दरमियान में। इस बात को आपने जरूर याद रखना है, चाहे आप इस तरह लिखो, चाहे आप इस तरह लिखो, चाहे आप इस तरह लिख लो, H डबल बॉन्ड C, H और H, जिस मर्जी अंदाज से लिखो, आपके बॉन्ड की तादाद पूरी होनी चाहिए। अगर बॉन्ड की तादाद, वैलेंसी की तादाद पूरी नहीं हुई तो आपके नंबर यहां से डिडक्ट होंगे। ये तो आपके पास लिखने के हवाले से था। अब कहते हैं जो आपके पास एग्जांपल है वो है इथीन। डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन होता है। अल्कीन की निशानी ये है कि इथीन जो आपके पास है वो उसके लास्ट पे क्या आएगा, इथेन पे, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ईन आ जाएगा। कहता है इन C2H4, देखें एक कार्बन है, दूसरी कार्बन है, कार्बन 2, 4 हाइड्रोजन है, 2 ये वाले हाइड्रोजन, 2 ये वाले हाइड्रोजन। तो दोनों को अगर आप कंप्रेस फॉर्म में लिखें तो C2H4 लिख सकते हैं। Each carbon atom shows sp2 hybridization। हर कार्बन जो है sp2 hybridization को शो करता है डबल बॉन्ड की वजह से। और उसके अलावा कहता है यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट टाइम भी की और अभी भी की कर रहे हैं। आपको जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है, ऑक्साइड स्टेट कौन सी है, हाइब्रिड स्टेट कौन सी है। तो हम उसे दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए आपके पास C6 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज इनके 12 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर आप क्या बनाते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1s2, 2s2, उसके बाद 2px, 2py, 2pz,
ठीक है, आपके पास 1s2 ऑर्बिटल मुकम्मल, 2s2 ऑर्बिटल मुकम्मल, 2px1, 2py1, 2pz0, ये आपके पास है ग्राउंड स्टेट, जहां पे कार्बन बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। अब ये जो 2s2 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा किसको, इस Z को। जब ये कहां पे होगा, जब ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट पे होगा, जब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होंगे, मूव करते होंगे। अब आपके पास क्या बना, ये जो 1s2 है ये तो मुकम्मल है, और ये जो 2s है, 2s1 जो है ये 2 था, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, तो अब क्या हो गया, ये 2s1 हो गया, और ये जो Z है इसको भी जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो, हमें 2pz से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि 2pz आपके पास यहाँ पे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, बल्कि क्या है, एक s होगा और 2 p होंगे। यानी कि आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ये 2s है तो सर कह रहे हैं कि 1s, एक s, जैसे मैंने यहाँ पे 1s लिखा और मैं यहाँ पे 2s का जिक्र कर रहा हूँ, तो 2s आपके पास दूसरे शेल का जो s है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जो n था, हमने पढ़ा लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में, n प्रिंसिपल जो आपके पास क्वांटम था, तो वो जो n है वो ऑर्बिट को शो करता है, तो ये दूसरा आपके पास ऑर्बिट है, इस वजह से ये 2s नहीं है, दूसरा ऑर्बिट है। तो कहता है एक s और 2p, 2px और 2py आपके पास जो है यहाँ पे ये नाम इनके आपके पास हो जाएंगे। तो अब आपके पास देखें कि ये जो 1s2 है ये भी हिस्सा नहीं लेगा, ये जो 2pz है ये हाइब्रिड स्टेट है, जब आपके पास मिक्स हो गए और उसके बाद आपके पास जो बनते हैं। तो कहता है 2s1, एक s ये है और 2p आपके पास ये है, एक s और 2p जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, 3 नए इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, और SO को आप क्या बोलते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। अच्छा बेटा, एक आपके पास, अच्छा एक और चीज आपके पास, हाइड्रोजन की भी हमने लास्ट टाइम नहीं थी की, मगर उसमें मुश्किल नहीं है कोई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो उस लिहाज से आपके पास क्या होगा, 1s1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगी। तो अच्छा बेटा, एक इसमें चीज आपके पास के जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अभी से याद कर लें। आपको जो है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 यानी कि जो ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उनमें इस चीज का पता होना चाहिए कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास जो यहाँ पे बॉन्ड होता है वो आपके पास है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर उसी सिंगल बॉन्ड को हम जो है, या आपके पास ऐसी सिचुएशन बने कि वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, वो क्या हो जाए, या वो डबल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कहता है जो नीचे वाला बॉन्ड है, जो पहले बॉन्ड था, वो सिग्मा ही रहेगा, ऊपर वाला आपके पास पाई बन जाएगा। अगर एक सिचुएशन ये भी हो कि आपके पास 3 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, कहते हैं जो दरमियान वाला रहेगा वो आपके पास सिग्मा रहेगा, और ऊपर वाला और नीचे वाला आपके पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो नीचे वाला बॉन्ड जो पहले है वो आपके पास सिग्मा, और जो ऊपर बॉन्ड है वो आपके पास पाई बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल है तो ट्रिपल में क्या है, नीचे वाला और ऊपर वाला आपके पास पाई, और दरमियान वाला आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसको जरूर याद रखें, ये आपको ई कैट, एमडी कैट और जो आपके पास फाइनल पेपर्स हैं या आपके जो कॉलेज वगैरह में पेपर्स होते हैं उनमें ये जरूर पूछा जाएगा कि फलां कार्बन है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप ये बताएं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें बताएं पाई कितने हैं, सिग्मा कितने हैं।
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें बताएं आपके पास जो पाई है और जो आपके पास दूसरे सिग्मा है उनकी तादाद क्या है। तो अगर आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और फिर एक सिग्मा, यानी कि दो सिग्मा दो पाई और एक सिग्मा, यानी कि आपके पास एक पाई दूसरा भी पाई और तीसरा आपके पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसा कि यहाँ पे आप अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखी यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और दोनों साइड पे क्या है H2, या मैंने एक और स्ट्रक्चर यहाँ बताई थी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस तरह लिख ले। यहाँ आपके पास एक और तरीका है कि आप क्या लिखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों साइड पे बॉन्ड शो कर दें किसके, H के। अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई। देखिए ये दो बॉन्ड और एक ये वाला और एक ये वाला, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 इस कार्बन की पूरी हुई। अब ये जो कार्बन है और इसके दरमियान में ये क्या है, म्यूचुअल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो ये और ये आपके पास ये भी क्या हुए, अपनी वैलेंसी इन्होंने यहाँ पे पूरी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक जितने भी आपके पास होते हैं उनमें जो ये दरमियान में बॉन्ड होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे जो है आप इस अंदाज में लिखते हैं, और उसके बाद जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कार्बन के भी दो हैं और कार्बन के भी यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो ऐसे बॉन्ड को आप कपलेट बॉन्ड भी बोलते हो। तो आपको पता होगा कि आपने जब चैप्टर नंबर 7 शुरू किया तो उसकी जो दूसरा पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, कपलेट इन नेचर होते हैं। अब आप देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मेन है, ये स्ट्रक्चर आपके पास किसकी है, इथीन की, ठीक है। इथीन में क्या है कि जो कार्बन है एक तरफ आपके पास ये देखिए ये वाला जो लूप है ये बिल्कुल एम्प्टी है, और अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो आपका जो है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहती है, कोई मसला नहीं इसमें स्ट्रक्चर में। तो आपके पास क्या है, 3 लूप ये है 1 2 3, वहां भी देखिए आपके पास 3 लूप है 1 2 3। आपने ये तीनों जो है तीनों ने क्या करना है, टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो अब क्या होगा, जो मिडल में बॉन्ड है, ठीक है, मिडल में एक बॉन्ड, आपको याद है कि आपने अभी पढ़ा कि अगर दो बॉन्ड होते हैं तो नीचे वाला बॉन्ड आपके पास सिग्मा, ऊपर वाला आपके पास पाई। जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, लीनियर क्या होती है, इस तरफ से और इस तरफ से ओवरलैपिंग होती है, उसे आप कहते हो सिग्मा। और जब आपके पास इस तरह ओवरलैपिंग हो, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो, उसे आप बोलते हो पाई। अब आपने गौर करना है कि देखिए ये कार्बन का ये जो बॉन्ड है, ये जो लूप है, और इस कार्बन का ये जो लूप है, ये दोनों क्या है, आपस में इस तरह बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जब इस तरह बॉन्डिंग होगी तो वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, तो ये आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग होगी। तो जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, तो एसओ को आप क्या बोलोगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद कहते हैं आपके पास वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये देखें, ये जो वाई है, वाई में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाई का ये, यानी एक तरफ जो सी है एच और एच, इसके वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, फिर डबल बॉन्ड एच और एच, ठीक है। यहां पे आपने अभी तक जो है सिंगल बॉन्ड बनाया। इसके वाई वाले लूप में दोनों साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 1, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। वो जो बॉन्ड होगा वो आपका कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि देखें आपके पास ये इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह ओवरलैपिंग, दोनों जब इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे तो ये आपकी जो है साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। जब ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह की ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा,
पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड आपके पास बनेगा। तो आज हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को बेटा पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की, कोई मैंने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा। तो इंशाल्लाह आपको जो है सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप जितनी दफ़ा मर्जी पूछें, इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसकी समझ जब तक नहीं आएगी, आप क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो फिर भी अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप ज़रूर उससे आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।